सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी हिंदी व्याकरण को पढ़ने वाले पाठकों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने इसकी आपको 3 कक्षाएं पढ़ा दी। आज हमारी ये कक्षा संख्या इस सीरीज में 4 है, चौथी कक्षा है। ठीक है, 4 क्लास। प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है क्योंकि हम एक कोर्स तैयार कर रहे हैं मुख्य रूप से, जिसको आगे भविष्य में अनेक लोग पढ़ें। ठीक है, तो यदि आप चैनल से नए जुड़े हुए हैं, पीछे की कक्षाएं नहीं देखी हैं, तो पहले क्रमशः आप देख करके चलिएगा, तो आपको ये सीरीज समझ में आएगी। ठीक, गत कक्षा में हमने जो हिंदी वर्णमाला के अंदर 48 जो लेटर्स हमने हैं, उनका सभी का स्थान जाना था। मुख में उनका उच्चारण स्थान किस किस वर्ण का क्या क्या, ये पूरी तरह से मैंने विस्तार से आपको बताया है। ठीक है, ये हिंदी व्याकरण की पुस्तकों में भी इतना नहीं था, उससे मैंने अधिक आपको बताया क्योंकि मैंने संस्कृत व्याकरण के सहयोग से। ठीक है, चलिएगा, तो आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो ये वर्णमाला थी हमारी, इसमें जब व्याकरण को पढ़ते हैं तो जो व्यवहार में तो उन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता। सामान्य तौर पर व्यवहार में उन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इन वर्णों की जो बातें आज हम चर्चा करेंगे, परंतु जब व्याकरण पढ़ते और पढ़ाते हैं, ठीक है, तब उन बातों को समझा जाता है, विचार किया जाता है। ठीक है, तो आज की कक्षा मुख्य रूप से जो हिंदी व्याकरण को ही पढ़ने वाले विद्यार्थी उनके मतलब की, अर्थात उनको ही समझ में आएगी, बाकी देख तो कोई भी सकते हैं। आज बात करेंगे जो संस्कृत व्याकरण में इन वर्णों से संबंधित जो बातें होती हैं, प्रायः करके वही बातें हिंदी व्याकरण में भी, क्योंकि ये वर्ण संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, ये सभी ध्वनियां, इसमें से कुछ ध्वनियां छोड़ करके, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारी ध्वनियां, ध्वनियां माने वर्ण, केवल इसको और इसको छोड़ करके ये सारी ध्वनियां कहां से फॉलो की गई है? संस्कृत भाषा, क्योंकि संस्कृत भाषा में ये पहले से है। तो सबसे पहले आज हम इस पर बात करेंगे कि ये जो व्यंजन है, ध्यान रखेंगे, जितने भी ये नीचे के जो व्यंजन हैं, इनको क्या हमने रखा था? व्यंजन। इनको, ये व्यंजन है। ठीक है, ये इनको एक नाम दिया था, इनका नाम है स्पर्श वर्ण। इनको स्पृष्ट वर्ण भी बोलते हैं, स्पर्श वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, इनको जब आप हिंदी पढ़ेंगे, शायद मैंने आपको नीचे पीडीएफ बनाई थी, नहीं, आपको यहाँ वैसे ही बताया था मैंने, यहाँ
इन व्यंजनों में ये जो व्यंजन है, ये कितने व्यंजन है? 25, 5 5 5 5 5। इनको व्याकरण पढ़ते समय इनको एक नाम दिया गया है। ये सभी व्यंजन है, इन सभी व्यंजनों में इन व्यंजनों का एक नाम दिया है, इनका एक, इनको पुकारने के लिए स्पर्श, क्या है? स्पर्श वर्ण, माने स्पर्श भी बोलते हैं और स्पृष्ट भी बोलते हैं इनको, ठीक है, ऐसा दोनों प्रकार से बोलते हैं। पृष्ठ वर्ण और वो स्पर्श वर्ण और स्पृष्ट वर्ण, दोनों का एक ही अर्थ है। हिंदी में प्राय करके जो आपको पढ़ाने वाले होंगे पुस्तकों में भी स्पर्श वर्ण लिखा गया, तो इन वर्णों को स्पर्श वर्ण बोलते हैं। स्पर्श वर्ण क्यों बोलते हैं, इनका नाम रखा गया है क्यों? तो विद्वान कहते हैं, विद्वानों ने इसका निष्कर्ष दिया है कि जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इन वर्णों का जो जो स्थान है, जो हमने पढ़ लिया पिछली कक्षा में, तो वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, यहां से वायु आती है, प्राण वायु। तो हम भी कोई भी वर्ण बोलते हैं तो प्राण वायु के सहयोग से ही बोली जाती, ध्वनि निकलती है। तो वैयाकरणों का ये मानना है कि इन 25 वर्णों के उच्चारण में जो प्राण वायु है, जब हम इन वर्णों का इन वर्णों के स्थान से उच्चारण करते हैं तो जो प्राण वायु है, अंदर से प्राण वायु, तो जिस वर्ण को हम उच्चारण करते हैं तो उस वर्ण का जो स्थान होता है, उस स्थान में जो प्राण वायु है वो पूरी तरह से स्पर्श करती है। क्या करती है? स्पर्श करती है। जैसे जैसे मानिएगा ये का है, का स्थान क्या हमने बताया था आपको? कंठ बताया। तो जब का उच्चारण करेंगे तो जो प्राणवायु आएगी वो पूरे कंठ से स्पर्श होकर के बाहर निकलेगी, ठीक है, बस इतना ही समझना है। इसलिए इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं या स्पृष्ट वर्ण कहते हैं, इनका नाम रख दिया। जब भी कभी आपको पूछा जाए परीक्षा आदि में कि स्पर्श वर्ण अथवा स्पृष्ट वर्ण कौन से हैं, तो ये 25 वर्ण आते हैं, जिनमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है। और इसके पीछे हेतु क्या है? हेतु पूछा नहीं जाता वैसे, और हेतु आपको क्या समझना है कि वैयाकरणों ने, आचार्यों ने ये हेतु दिया है कि इन वर्णों के उच्चारण में जो प्राण वायु है वो इन वर्णों के जो स्थान हैं वहां पर स्पर्श करती है पूरी तरह से। ये सूक्ष्म विषय है, ठीक है, ये आप एकदम अनुभव में एकदम नहीं आएगा, बहुत आपको अपना माइंड कंसंट्रेट करके एकाग्र होना पड़ेगा, तब आपको पूरा देखेंगे, तब ये बात आपको समझ में आएगी। क्योंकि प्राचीन आचार्यों ने अपने को ध्यान में स्थित करके इन वर्णों की उस प्रक्रिया को समझा है, तब ये नाम दिया है, ठीक है। तो इन वर्णों को बोलते हैं स्पर्श, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये वाले वर्ण हैं, इनका नाम यहां पर मैंने लिख दिया था ये कि इनको बोलते हैं अंतःस्थ। ये 4 वर्ण क्या है? अंतःस्थ। अंतःस्थ इनको इसलिए कहा गया क्योंकि इनके उच्चारण में जो प्राण वायु है, तो प्राण वायु है वो हल्की सी इनके स्थान में या र ल व, तो कहते हैं कि इनको अंतःस्थ इसलिए कहा गया है कि
इनके उच्चारण जो प्राणवायु है वो हल्का सा स्पर्श करती है इन वर्णों के उच्चारण स्थान से, इसलिए इनको कहा अंतस्थ। ठीक है, बस इतना हेतु दिया है। तो जब भी हम अंतस्थ बोलेंगे तो ये बताइए, ये 4 वर्ण आ जाएंगे हमारे, या, र, ल, व। फिर आ गया ऊष्म वर्ण, इनका नाम ऊष्म रखा था। इन वर्णों का ऊष्म कहा है? जब भी हम ऊष्म वर्ण हमें कोई पूछे तो कौन से? ये 4 है, श, श, स, ह। कहते हैं इनका नाम ऊष्म क्यों रखा? तो इसके पीछे हेतु ये दिया कि इन वर्णों के उच्चारण में तो प्राणवायु निकलती है तो वो अधिक घर्षण लेके निकलती है, तो वो प्राणवायु गर्म हो जाती है, उष्ण। जो प्राणवायु निकलते समय उष्णता को धारण कर लेती है, थोड़ा सा शक्ति अधिक लगानी पड़ती है। इससे क्या होता है? घर्षण अधिक हो जाता है प्राणवायु का इन वर्णों के उच्चारण स्थान से। तो क्या हो जाता है? वो जो प्राणवायु है वो गर्म निकलती है, दूसरे वर्णों की अपेक्षा से इन वर्णों के उच्चारण में निकलने वाली जो प्राणवायु है वो उष्ण होती है। ये भी बहुत सूक्ष्म विषय है। ठीक है, एकदम आपको अनुभव नहीं होगी कि एकदम लाओ देखें फील करके, ऐसा अनुभव एकदम नहीं होगा। ठीक है, तो विद्वानों ने इस विषय में यही स्वीकार किया है। तो इसलिए इन वर्णों को क्या बोलते हैं? ऊष्म। यानी इन वर्णों के उच्चारण में जो प्राणवायु है वो बाहर निकलती है तो उष्ण होती है दूसरे वर्णों की अपेक्षा से। ठीक है, इसलिए इनको उष्ण बोलते हैं। अच्छा, ये बात हो गई। ठीक है, द्विगुण व्यंजन, इसमें 2-2 गुण होते हैं, अर्थात ड, दो दो माने ध्वनि, एक ध्वनि मिश्रित ध्वनि सुनाई देती है। इसलिए ये हिंदी में ही जन्मे हुए हैं, इसलिए इसमें संस्कृत के वैयाकरणों ने कोई चिंतन नहीं किया, ना करने की आवश्यकता है। ठीक है, और हिंदी में उतना सूक्ष्म रूप से अभी तक व्याकरण नहीं लिखा गया है, इसलिए इनको सामान्य रूप से ऐसा ही, इनका कोई विशेष नाम नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब ये बात हो गई। अब इन वर्णों के बारे में कुछ संज्ञाएं और हैं। ठीक है, यही लिखेंगे, यहाँ टेबल से साथ में समझ में आ जाता है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए, इन वर्णों अर्थात मुख्य रूप से जो ये व्यंजन है, ध्यान रखेंगे क्या है? ये जो व्यंजन है, इन सभी व्यंजनों की 2 संज्ञाएं की हैं, 2 नाम रखे। इनमें से कुछ वर्णों का नाम रखा है अल्प प्राण, और कुछ वर्णों को कहा गया है महाप्राण। क्या है? अल्प प्राण और महाप्राण, लिख लीजिएगा, आप नोट बनाएंगे। ठीक है, क्या ये है? पहले हम लेते हैं अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण। अल्प प्राण का इन्होंने ये परिभाषा दी है व्याकरणों ने कि व्यंजनों में, ध्यान रखेंगे, व्यंजनों में जो वर्ण उच्चारण करते समय जिनमें जो प्राणवायु है वो कुछ वर्णों की अपेक्षा से कम प्रयोग होती है, अर्थात प्राणवायु माने आराम से उसमें अब कम प्राणवायु का प्रयोग होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जो प्राणवायु का, कम प्राणवायु का आराम से सरह सहजता से प्रयोग उच्चारण होता है, उन वर्णों को अल्प प्राण वाला कहा। एकदम वैसे भी समझ में आ रहा, अल्प माने थोड़ा, प्राण माने प्राणवायु, माने थोड़ी प्राणवायु प्रयोग की जाती है। थोड़ा और अधिक ये अपेक्षा करते हैं, अर्थात हमने वर्णों को, व्यंजनों को 2 श्रेणियों में बांट लिया और उसमें हमने विचार किया, चिंतन किया, अच्छा इन वर्णों की अपेक्षा से इन वर्णों में प्राणवायु कम है, इनमें ज्यादा हो गई। तो
तो जो जिन वर्णों में प्राणवायु अधिक होती है उनको बोलते हैं महाप्राण। अभी लिखेंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं महाप्राण। ये तो नाम है, व्याकरण पढ़ते समय इनका हमें प्रयोग करना हो। तो महाप्राण वायु, वो अल्प प्राण वायु। और महाप्राण, पहले अल्प प्राण की बात कर लेते, ठीक है। अल्प प्राण में इन्होंने लिए हैं, ये अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे। इन्होंने कहा कि ये जो वर्ग के ये पहले अक्षर, ध्यान रखेंगे, वर्ग के ये पहले अक्षर और वर्ग के ये पांचों वर्गों के ये तृतीय अक्षर में इसमें कर देता हूं, ठीक है। और वर्ग के ये पांचवें अक्षर, ठीक है। ये तीनों हमने जोड़ करके यहां एरो लगा दिया, ठीक है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऐसे जूम कर लीजिएगा तो ठीक दिखेगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये वर्ण क्या है, अल्प प्राण। और इसके साथ में इन वर्णों को भी अल्प प्राण कहा है। इतने वर्ण क्या है वर्णमाला में, ये अल्प प्राण वाले व्यंजनों, ठीक है। कहते हैं कि ये जो बचे हुए वर्ण हैं, एक तो ये दूसरी लाइन और चौथी लाइन, और ये बाकी बचे हुए, इनकी अपेक्षा से इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु थोड़ी सी कम प्रयोग होती है। अर्थात जैसे क, ख, आप स्वयं देखें, क, ख, ख जब उच्चारण कर रहे हैं तो ख में थोड़ा सा अधिक हमें शक्ति लगानी पड़ रही है। ऐसे ही ग, घ, घ, ठीक है। तो ये सूक्ष्म चिंतन करके ये कहा कि ये वर्ण है अल्प प्राण, इनको अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और महाप्राण की ये परिभाषा दी कि अधिक वायु प्रयोग होती है। इस कारण से क्या होता है, जो महाप्राण नाम वाले जो वर्ण हैं उनमें हल्की सी सूक्ष्मता से यदि हम ध्यान देकर के चिंतन करेंगे तो उसमें हल्की सी जो महाप्राण वाले वर्ण है उनमें ह की ध्वनि, माने हकार की ध्वनि सुनाई देगी। क्या देगी, हकार की ध्वनि। तो कहते हैं महाप्राण वाले कौन से हैं, अब आप आराम से समझ जाएंगे। महाप्राण, ये महाप्राण वाले वर्णों को कहा, एक तो ये हो गए आपके बच के दूसरी लाइन, ये खा छा ठा था फा, और ये चौथी लाइन, अब या तो यार वो ऐसे ही लगेगा, घा झा ढा धा भ, ये हो गए। और आपके ये सभी वर्ण क्या है, महाप्राण है, ठीक। और ये वाले, ये दो आपके अनुस्वार और विसर्ग, ये भी क्या है, महाप्राण है। और ये संस्कृत से नहीं आए हैं, परंतु इनके प्रयोग में भी अधिक शक्ति प्राणवायु अधिक का प्रयोग होता है, इसलिए ये भी महाप्राण माने जाएंगे। क्योंकि अल्प प्राण और महाप्राण ये क्या है, संस्कृत के आए हुए शब्द हैं, ठीक है। और उसका कारण बताया, इनको अल्प प्राण क्यों कहते हैं, महाप्राण। तो उस कारण को देखते हुए ढ ये क्या है, इन्हें ये महाप्राण माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, महाप्राण। तो ये वर्ण हो गए आपके महाप्राण। आप हिंदी व्याकरण की सभी पुस्तकों को देख लीजिएगा, मेरे पास में लगभग 10 पुस्तकें हैं, 10 लेखकों की मैं आपको दिखा देता हूं, आपको विश्वास होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि पढ़ाते समय अध्यापक के पास में जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उस संबंधी पुस्तकें होना परम आवश्यक है। ठीक है, आप ये देखेंगे हिंदी व्याकरण, एक हिंदी व्याकरण ये है, ठीक है, एक हिंदी व्याकरण ये है, ये सभी अलग अलग लेखकों की हैं। एक हिंदी व्याकरण ये है और एक हिंदी व्याकरण ये है, आप देखेंगे एक हिंदी व्याकरण ये है और एक हिंदी व्याकरण ये है और एक हिंदी व्याकरण ये है। इतनी पुस्तकें हैं मेरे पास में। ठीक है, 2 4 6 8 पुस्तकें हैं। ठीक है, मैंने सभी पुस्तकों में इस अल्पप्राण और महाप्राण के विषय में देखा। जो अल्पप्राण और महाप्राण ये केवल व्यंजनों के विषय में ही नाम दिए गए, स्वरों के विषय में नाम नहीं दिए। क्योंकि आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई इन स्वरों का क्या प्राण है। ठीक है, संस्कृत के विद्वान हुए हैं महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने इन वर्णों का सामान्य रूप से कोई एकदम स्पष्ट निर्देश नहीं किया है कि ये अल्पप्राण माने जाएं या महाप्राण माने जाएं। इसलिए संस्कृत व्याकरण को पढ़ते समय भी जो वर्णों की जो शिक्षा है, वर्णोच्चारण शिक्षा, उसमें भी इनका ना तो महाप्राण बताया गया है ना अल्पप्राण बताया गया है व्याख्याकारों ने। ठीक है, व्याख्याकारों महर्षि पाणिनि तो सूत्र बनाए संक्षिप्त, परंतु एक मेरे पास में पुस्तक है, मैं आपको बता देता हूं। ये वर्णोच्चारण शिक्षा महर्षि पाणिनि की ही है। इसमें इसके जो व्याख्याकार हैं वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं। इसमें जो स्वर हैं, ध्यान रखेंगे क्या है, इसमें जो स्वर हैं, ये स्वर, इन स्वरों को महाप्राण बताया गया है। क्या बताया गया है? महाप्राण। ये मैं अपना कोई मत स्थापित नहीं कर रहा, मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं। मात्र इस पुस्तक में मुझे पता, इसमें लिखा मिला है, व्याख्या मिली है कि ये स्वर भी महाप्राण है अल्पप्राण में। अन्य किसी पुस्तक में मुझे इन स्वरों के विषय में अल्पप्राण और महाप्राण की चर्चा नहीं दिखाई दी। ठीक है, अब मुझे लगता है कि वस्तुतः ये महाप्राण ही हैं, ये स्वर क्या है, महाप्राण है। ठीक है, पर हिंदी व्याकरण की पुस्तकों में आपको कहीं पर भी ना तो इनका अल्पप्राण आपको मिलेगा ना महाप्राण मिलेगा, परंतु इस वर्णोच्चारण शिक्षा के अनुसार ये क्या है, महाप्राण है। और महाप्राण होने भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये परिभाषा बनाई है कि हल्की सी हकार की ध्वनि जिन वर्णों में सुनाई दे उनमें क्या उनको महाप्राण मानना चाहिए। इन वर्णों के उच्चारण में हल्की सी हकी ध्वनि झंकृत होती है, तो इसलिए महाप्राण। परंतु पुस्तकों में आपको इनके बारे में ना महाप्राण ना अल्पप्राण, ये मैं अपनी तरफ से आपको जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये संयुक्त वर्ण की हमने बात छोड़ दी है, वो तो इसी के अंदर आ जाते हैं, उनका कोई अपना अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ये आपके हो गए अल्पप्राण महाप्राण, ये भी मैंने बता दिया। अब इन्हीं वर्णों में ध्यान रखेंगे घोष और अघोष, इसकी भी चर्चा की। क्या? घोष और अघोष दो नाम और है। क्या है? एक इनका वर्णों का घोष, इनको घोष बोलते हैं। घोष ये बहुत एक व्याकरण में कल्पना की नाद, एक नाद विषय ध्वनि को माना गया है,
तो उस नाद जिन वर्णों में होता है उनको घोष कहते हैं, और जिनमें नाद नहीं होता है थोड़ी धमक, इसको धमक कह सकते हैं। जो वर्ण उच्चारण करते हैं तो जो स्वर तंत्रियां होती हैं, तो जिन वर्णों में झंकार, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार अधिक होती है, अर्थात उनका स्पंदन अधिक होता है मुंह के अंदर, तो उन वर्णों को घोष कहा गया है। जिनमें नहीं होता है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां शांत सी रहती हैं, झंकृत नहीं होती हैं, अर्थात वो झंकार उनमें नहीं होता है, तो उनको अघोष कहा है। तो घोष और अघोष ये दो नाम और प्रसिद्ध हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा ये क्योंकि ये मेन मुख्य विषय है। ठीक है, तो घोष, घोष के विषय में इन्होंने कहा है कि घोष, घोष कौन से वर्ण हैं, आप कोई भी हिंदी की उठा के देखेंगे तो जो इन्होंने जो टेबल दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ इन्होंने कहा घोष और अघोष व्यंजन जो हैं, ये भी इन्होंने व्यंजन की परिभाषा ही दी है। व्यंजनों का ही घोष और अघोष इन्होंने बताया है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष, और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं होती है वे अघोष कहलाते हैं। ठीक है, तो बस यही है सामान्य रूप से। ठीक है, अब आ जाइए घोष का। घोष कौन से वर्ण हैं, इन्होंने कौन कौन से माने हैं? तो घोष वर्णों में इन्होंने लिया है वर्ग के ये वर्ग के लिए इन्होंने तीसरे, ये वाले तीसरे और चौथे और पांचवें ये लिए घोष, इनको घोष बताया। ठीक है, ये तीसरे चौथे पांचवें ये इन वर्णों के वर्गों के। ठीक है, और ये वर्ण, ये वर्ण, ये और ये, इन वर्णों को इन्होंने, अच्छा ये और ये वाला हा, इनमें इसमें से केवल हा आएगा। ठीक है, और ये इसमें से इन्होंने लिया है ये वाला, अनुस्वार। ये वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें, और ये अंतस्थ और ऊष्म में से ह, और ये अनुस्वार, ये घोष वर्ण बताए। ध्यान रखें क्या बताया इन्होंने, घोष, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से। अब बाकी जो ये व्यंजन बचे हमारे क्या है, का खा, ये वाले, ये व्यंजन, ये हो गए, ये इधर लाता हूं मैं। ठीक, और ये बच गए हमारे। ठीक है, और ये बच गया हमारा एक। ठीक है, और इनके बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसका क्योंकि हिंदी के हैं, इसलिए इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। इन वर्णों को अघोष कहा है। क्या कहा है, अघोष। क्या कहा, अघोष। ठीक इसी प्रकार से घोष और अघोष इनके नहीं देखे जाते, स्वरों के नहीं देखे, स्वरों के घोष और अघोष इन वैयाकरणों ने नहीं देखा है। परंतु ध्यान देंगे यहां पर ये जो हैं हमारे, ये वाली जो वर्णोच्चारण शिक्षा है, ये वाली, इसमें इसमें क्या किया
इसमें इन्होंने इन वर्णों को हाँ, इन्होंने इसके बारे में, स्वरों के बारे में घोष और अघोष की चर्चा इन्होंने भी नहीं की। तो ये घोष और अघोष के विषय नहीं बनते हैं, ठीक है। इनमें नाद नहीं देखा जाता, या तो इनमें नाद का ही विषय ही नहीं बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से घोष और अघोष इन्हीं वर्णों का नाम है। तो अब आप समझ गए हो घोष किनको बोलते हैं, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें, और ये अंतस्थ वर्ण और ह, ठीक है, और अनुस्वार, ठीक है। और अघोष कौन से हैं, वर्ग के पहले और दूसरे, और ये ऊष्म में से तीनों ये हो गए, और ये विसर्ग, ये बनते हैं अघोष, ठीक है। तो ये आज की कक्षा का हमारा इतना ही विषय था। ये हिंदी व्याकरण में भी मुख्य बिंदु रहते हैं, ये परीक्षा आदि में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें जानकारी अवश्य रहना चाहिए। सामान्य व्यवहार में इसका अधिक प्रयोजन नहीं होता है, ये ध्यान रखें। व्याकरण की दृष्टि से, परीक्षाओं की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से ये हमें जानना ही चाहिए, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस कक्षा में, ठीक है। और मैंने जितना अधिक से अधिक बताना चाहा उतना बता दिया, ठीक है। और जहां पर कुछ विशेषता उसको अलग से बताया है, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से आपको जो सामान्य है उसी को ग्रहण करना चाहिए। चलिएगा, अब इन वर्णों के बारे में आगे थोड़ा सा कुछ और भी अभी है वो जानेंगे, फिर उसके बाद में जैसे जैसे हिंदी व्याकरण की जो भी सामग्री है, संधियां हैं और सब 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 चीज इसमें लेंगे, ठीक है। चलिए, अपने जो हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, प्रौढ़ विद्यार्थी हैं, MA BA हिंदी लेते हैं, और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, 10वीं कक्षा के हैं, 8वीं कक्षा के, 7वीं कक्षा के, उनको भी ये कक्षाएं अवश्य एक बार देख लेनी चाहिए, उनको भी समझ में आएगा, ठीक है। बाकी पढ़ाने वाले जो हमारे अध्यापक गण हैं वो भी देखें, उनको भी लाभ मिलेगा। सभी को सादर नमस्ते, शेयर अवश्य करते रहें हमारे इस परिश्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए। ओम।